Assalamu alaikum dear students, I am Fakhar, your chemistry teacher, दिलावर Garrison Junior and Upper School। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे इक्विलिब्रियम और उसकी एग्जांपल हमने एक डिटेल से देखी थी। अब इक्विलिब्रियम की दूसरी एग्जांपल है, इसको हम डिटेल से देखने लगे। लेट अस हैव अनदर एग्जांपल व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट दे प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट। दो चीज़ें जब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये नीचे उसका रिएक्शन दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन का है। इसमें हमारे पास CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, CO2 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है। अब होता क्या है, अगर हमारे पास फ्लास्क है ओपन, यानी आप ये पहले दो डायग्राम्स पे ज़रा फोकस करेंगे। अगर हमारे पास ओपन फ्लास्क है, हम जैसे इसको हीट करना शुरू करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को पहले फ्लास्क में हम इसको हीट करना शुरू करेंगे। जैसे हीट करना शुरू करेंगे उसके नतीजे में दो चीज़ें बनेंगी, CO2 गैस जो यहाँ से बाहर निकल जाएगी और दूसरा हमारे पास बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड जो यहाँ पर फ्लास्क में रह जाएगा। अब अगर फ्लास्क आपकी ओपन होगी तो साफ ज़ाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ये रिएक्शन कभी भी वापस रिवर्स नहीं हो सकेगा, तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी नहीं, वो दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकेगी, जिसकी वजह से ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल। लेकिन इसी के साथ अगर आप दूसरी डायग्राम देखें जिसमें हमने क्लोज सिस्टम लिया हुआ, फ्लास्क को दोनों को बंद कर दिया है। अब हम इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं इसमें से CO2 बनती है, वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, लेकिन ऊपर से सिस्टम क्या है, बंद है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा वापस नीचे आ जाएगी और दोबारा किसके साथ रिएक्ट करेगी, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और अगेन दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। इस तरह का रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जैसे ही CaCO3 को हीट किया तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर थोड़ी देर बाद वही रिएक्शन दोबारा वापस रिवर्स आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ होगी नहीं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। जिस पैराग्राफ को आपने रीड करना है, ये जो बातें हमने ऊपर डायग्राम में एक्सप्लेन किया वो इस पैराग्राफ में दी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसको हम किस तरह से अटेन कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन दीजिए, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसा रेट जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन सेम हो, दोनों का रेट क्या हो, एक जैसा हो, और उसमें कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, और जो भी चीज़ उस रिएक्शन में मौजूद होगी, जो भी मिक्सचर होगा वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसी ऊपर वाले एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं बेटा, हमने अभी बात की है इसमें, जब हम CaCO3 को हीट करते हैं तो उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड बनते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर नहीं जाएगी, सिस्टम हमारा क्लोज है, जब वो बाहर नहीं जाएगी तो साफ ज़ाहिर है वेस्ट नहीं होगी, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। इसका मतलब जितना भी वो मिक्सचर होगा वो उसके अंदर ही रहेगा और वो मिक्सचर कांस्टेंट होगा, उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, जितना हम हीट करेंगे वही उसकी क्वांटिटी रहेगी। जी एक डेफिनेशन होगी। इसी की बेटा नेक्स्ट में टू टाइप्स दी हैं हमारे पास। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड। सीज का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, प्रोसीड का मतलब चलना। जब कोई रिएक्शन मज़ीद चलना स्टॉप हो जाए, रुक जाए, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे उसने एग्जांपल दिए, ये हमारे पास फिज़िकल फिनोमेना होता है, एक बिल्डिंग बनाई है, वो बिल्डिंग हमेशा खड़ी है, स्टैंड है, वो कभी भी गिरती नहीं है, चाहे उस पर जितनी फोर्सेस मर्जी एक्ट कर लें, आंधी आती है, तूफ़ान आती है, बारिश आती है, तो बिल्डिंग वैसे रिमेन स्टैंडिंग डाउन, वो वैसी की वैसी रहती है, चाहे जितनी मर्जी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर लें, वो अपने आप को बैलेंस रखती है। तो इस तरह की एग्जांपल हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इसी में दूसरी डेफिनेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें हमेशा डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की, तो आपको पता है फॉरवर्ड डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है,
ये एक डायरेक्शन हो गई। जब रिवर्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन दूसरी तरफ आ रहा है, तो होंगी रेट दोनों एक दूसरे के इक्वल, फॉरवर्ड और रिवर्स, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इस तरह के डायरेक्शन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें इसका फॉर्मूला दिया हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि आपने रिवर्सिबल डायरेक्शन को एक्सप्लेन करना है एक एग्जांपल के साथ, और साथ आपने ग्राफ बनाना है। तो कोई उन दोनों में से एक एग्जांपल ले लेंगे और साथ आप इस ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। इस ग्राफ में अगर आप और से देखें, ये नीचे ग्राफ की एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। इस ग्राफ में हमारे पास ये देखें, ये ग्राफ है जी। इसमें ऊपर की तरफ हमारा रेट ऑफ डायरेक्शन जा रहा है कि डायरेक्शन का रेट कितना ज़्यादा है, और एक तरफ से टाइम मिनट्स में। जैसे जैसे स्टार्टिंग में जब बात करेंगे तो ऊपर कॉर्नर पे उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, यानी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा है। और मतलब स्टार्ट में वो बहुत ज़्यादा है, बड़ा, इसलिए वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। जबकि रिवर्स डायरेक्शन स्टार्ट में बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, हमने दोनों एग्जांपल से पढ़ी, देखो स्टार्टिंग में हमारे पास H2 और I2 है, तो 2HI तो होगा नहीं, इसका मतलब रिवर्स डायरेक्शन 0 होगा। जब H2 और I2 मिलकर 2HI बनाएंगे तो रिवर्स डायरेक्शन स्टार्ट होगा, उससे पहले रिवर्स डायरेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन पहले ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब उधर से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे तो इधर से रिवर्स डायरेक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। जिस पॉइंट पर वो इक्वल आ जाएंगे उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसी को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ये है इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इसी एग्जांपल के साथ उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके लास्ट पैराग्राफ रीड करने लगे। इन द बिगिनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ हायर। स्टार्टिंग में देखिए कंसंट्रेशन रिएक्टेंट हायर होते हैं प्रोडक्ट से, इस वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्टर होगा किस चीज़ से, रिवर्स रिएक्शन से। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेजुअली डिक्रीज। कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और प्रोडक्ट की बढ़ती जाती है। इस वजह से रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। इसी में हमारे पास डेफिनेशंस दी हुई हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन की। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होते हैं और हमारे पास रिवर्स डायरेक्शंस क्या होते हैं। इट इज़ द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दे, वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जिसमें प्रोडक्ट अगेन रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट बना दे, वो हमारे पास क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ़्ट टू राइट होगा और रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ़्ट, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे आपने डायग्राम में ऊपर देखें, ये इस तरफ मूव करेगा तो फॉरवर्ड होगा, तो ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट है। लेकिन ये वापस आ रहा है इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास रिवर्स होगा, ये राइट टू लेफ़्ट है। स्टार्ट में इनिशियल स्टेज पर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है वो बहुत तेज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जाता है, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। लेकिन जो रिवर्स डायरेक्शन है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल से मुराद होता है बेटा ना होने के बराबर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता जाता है, स्पीड अप होता जाता है। इसी की कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। सबसे पहला पॉइंट है इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम में अचीव होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका हुआ है आपके बोर्ड के पेपर में। इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम में अचीव होगा, कभी भी ओपन सिस्टम में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोज सिस्टम में कोई भी चीज़ ना बाहर जाएगी ना इसमें एंटर होगी, तो ये क्लोज सिस्टम में अचीव होगा। दूसरा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होता, फॉरवर्ड और रिवर्स एक दूसरे के अपोजिट चलते रहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में जो अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन है वो हमेशा इक्वल रहती है, वो चेंज नहीं होती। प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं चेंज नहीं होते। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली है कैल्शियम कार्बोनेट की, जब हमने इसको हीट किया है तो क्लोज सिस्टम में हीट किया है, उसमें से कोई भी सब्सटेंस बाहर नहीं निकला। इसका मतलब हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। चाहे उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर है, डेंसिटी है। जैसे आयोडीन का पर्पल कलर जिससे भी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही दोबारा अपीयर भी हो जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। इक्विलिब्रियम को हम दोनों तरफ से अचीव कर सकते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट से स्टार्ट हो, चाहे वो प्रोडक्ट से स्टार्ट हो। इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव्ड। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके हम दोबारा भी अचीव कर सकते हैं। डिस्टर्ब से मुराद हम एक दफ़ा फ्लास्क को ओपन कर देंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, हम दोबारा क्लोज कर देंगे, दोबारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, हम टेम्परेचर को दोबारा मेंटेन करेंगे, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो इस तरह हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और दोबारा अटेन भी कर सकते हैं। टेस्ट योरसेल्फ 9.1 बेटा आपने अच्छे से याद करना है। और ये दोनों टॉपिक्स इसकी एग्जांपल्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम आपने ये अच्छे से याद करना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।